स्वीट पोटैटो केव। 27 फरवरी 2004 को रूरल केंटकी में स्वीट पोटैटो केव के एंट्रेंस पर बॉय स्काउट्स का एक ग्रुप जमा हुआ। सुबह का वक्त था, सर्दी बहुत ज्यादा थी और आसपास की हिल्स पर अभी तक बर्फ जमी हुई थी। ग्रुप में 14 साल का जेसी गॉड भी था, जो अपनी एडवेंचरस नेचर के लिए जाना जाता था। ये लड़के पहले भी इस केव को एक्सप्लोर कर चुके थे और इसका लेआउट जानते थे। सबका मूड काफी अच्छा था जब वो अंडरग्राउंड जाने की तैयारी कर रहे थे। स्वीट पोटैटो केव केंटकी के जंगल के अंदर छुपा हुआ एक लाइमस्टोन केव सिस्टम का हिस्सा है। इसके नैरो पैसेजेस जो हजारों सालों तक अंडरग्राउंड पानी के फ्लो से बने हैं, जमीन के काफी अंदर तक जाते हैं। केव का एंट्रेंस छोटा है और ट्रीज से घिरा हुआ है, जहां रास्ते कभी टाइट क्रॉल जैसे होते हैं और कभी थोड़े बड़े चेम्बर्स मिलते हैं। ग्रुप पहले भी केव के अंदर जा चुका था, लेकिन कुछ पैसेजेस ऐसे थे जहां इवन एक्सपीरियंस्ड केवर्स को भी बहुत संभल कर चलना पड़ता था। हेलमेट्स और हेडलैम्प्स के साथ ग्रुप ने लेट मॉर्निंग में कैव के अंदर एंट्री ली। शुरुआती डिसेंट बिल्कुल नॉर्मल रहा। पहले चेम्बर्स बिना किसी प्रॉब्लम के क्रॉस हो गए और थोड़ा अंदर जाने पर ग्रुप को एक वॉल के साथ एक वर्टिकल क्रैक दिखा। ओपनिंग बहुत टाइट थी, मुश्किल से एक इंसान फिट हो सकता था। स्काउट लीडर एंड्रू डंकन ने कॉशन दिया और ग्रुप को मना किया कि इस गैप में एंटर ना करें। ये बहुत नैरो था और प्लान्ड रूट का हिस्सा भी नहीं था। लेकिन जेसी ने वार्निंग इग्नोर कर दी और अकेला ही उस क्रेविस में घुसने की कोशिश की। शुरू में वो आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ फीट के बाद वो फंस गया। उसका चेस्ट लाइमस्टोन वॉल्स के बीच टाइटली कंप्रेस हो गया। वो ना आगे जा पा रहा था और ना पीछे आ पा रहा था। उसके आर्म्स और लेग्स को रिपोजिशन करने की कोशिश फेल हो रही थी। जितना ज्यादा वो स्ट्रगल करता, सिचुएशन उतनी ही खराब होती जा रही थी। उसकी ब्रीदिंग शैलो और इरेटिक हो गई। एंड्रू तुरंत जेसी के पास पहुंचा और सिचुएशन की सीरियसनेस समझ गया। बाकी स्काउट्स भी पास जमा हो गए। जेसी की आंखें खुली हुई थीं और लिप्स बिल्कुल पेल हो चुके थे। केव के अंदर टेम्परेचर काफी लो था और रॉक वॉल्स उसकी बॉडी से हीट खींच रही थीं। कुछ ही मिनट में हाइपोथर्मिया के संकेत दिखने लगे। उसकी उंगलियां सुन हो गईं और मसल्स अनकंट्रोलेबली कांपने लगे। कुछ स्काउट्स केव से बाहर निकले और हेल्प के लिए कॉल की। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स इमीडिएटली डिस्पैच हो गए। लोकल रेस्क्यू पर्सनल जो कन्फाइंड स्पेस ऑपरेशंस में एक्सपीरियंस्ड थे, केव के अंदर गए और जेसी तक पहुंचने लगे। जब रेस्क्यूअर्स उस तक पहुंचे, तब तक वो 1 घंटे से ज्यादा टाइम से फंसा हुआ था। वो अलर्ट था, लेकिन बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका था। उसका चेहरा पेल था और बॉडी टेम्परेचर काफी ड्रॉप हो चुका था। रेस्क्यू टीम ने थर्मल ब्लैंकेट्स और केमिकल हीटिंग पैड्स लगाए। वो उसकी कंडीशन मॉनिटर कर रहे थे और साथ ही ये देख रहे थे कि उसे सेफली कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। क्रोबार्स, हैमर्स और छोटे चिजल्स का यूज करके रेस्क्यूअर्स ने नैरो गैप को वाइडन करना शुरू किया। लाइमस्टोन बहुत सॉलिड था और प्रोग्रेस स्लो थी। वो शिफ्ट्स में काम कर रहे थे, ध्यान रखते हुए कि जेसी के सर के ऊपर कोई रॉक डिसलॉज ना हो। थ्रू आउट द ऑपरेशन जेसी होश में रहा और कभी-कभी सवालों का जवाब देता रहा, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अगले 2 घंटों में रेस्क्यूअर्स ने इतना रॉक हटा दिया कि एक्सट्रैक्शन के लिए जगह बन सके। एक कोऑर्डिनेटेड पुल के साथ उन्होंने जेसी को धीरे से क्रीविस से बाहर स्लाइड किया। उसको इमीडिएटली स्ट्रेचर पर लिफ्ट किया गया और केव से बाहर लाया गया और बाहर एक एम्बुलेंस रेडी थी। उसको नियर बाय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने माइल्ड हाइपोथर्मिया कंफर्म की, लेकिन कोई परमानेंट इंजरीज नहीं थी। उसका कोर टेम्परेचर स्टेबल कर दिया गया और उसे उसी शाम डिस्चार्ज कर दिया गया। वाइल्ड कैट केव ट्रेजेडी। 5 अक्टूबर 1965 को एक मेथोडिस्ट फॉस्टर होम के बच्चे बस में बैठकर नियर बाय विलेज जा रहे थे। रास्ते में बस का टायर पंक्चर हो गया और ट्रिप ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया। कोई इमीडिएट फिक्स अवेलेबल नहीं था, इसलिए ग्रुप ने टाइम पास करने के लिए वाइल्ड कैट केव के पास रुकना डिसाइड किया। बच्चों में मॉरिस बैटले भी था, जो अपने दोस्तों के साथ ईगरली केव के अंदर चला गया और ग्रुप फ्रीली एक्सप्लोर करने लगा। वाइल्ड कैट केव अपने ट्विस्टिंग, नैरो पैसेजेस और सडन ड्रॉप्स के लिए जानी जाती थी, जहां इजीली कोई भी लॉस्ट हो सकता था। जैसे जैसे वो लोग अंदर जा रहे थे, मॉरिस ग्रुप से अलग हो गया। उसने कॉल आउट किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने स्टेप्स रिट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो ऑलरेडी गलत टर्न ले चुका था और ज्यादा अंदर जाते हुए केव और भी टाइट होती चली गई। वो एक स्लिपरी डाउनवर्ड स्लोप फॉलो करता हुआ 2 मैसिव बोल्डर्स के बीच एक नैरो गैप तक पहुंच गया। ये सोचकर के शायद ये एंट्रेंस की तरफ ले जाता हो, उसने हेड फर्स्ट स्क्वीज करने की कोशिश की। हाफवे पहुंचते ही एक बोल्डर थोड़ा शिफ्ट हो गया। रॉक ने उसके टॉर्सो को वॉल के साथ पिन कर दिया। सिर्फ उसकी टांगे बाहर रह गईं। वो फंस चुका था, उसके आर्म्स साइड में ट्रैप हो गए थे और ब्रीदिंग मुश्किल होती जा रही थी। जितना ज्यादा वो स्ट्रगल करता, उतना ही ज्यादा वेज हो जाता। इसी वक्त उसके दोस्त केव से बाहर आ चुके थे। ये समझ करके मॉरिस आगे चला गया होगा। किसी ने उसकी कमी नोटिस नहीं की, लगभग 1 घंटे तक। जब उसकी एब्सेंस फाइनली नोटिस हुई, ग्रुप लीडर विलियम पॉल 2 लड़कों के साथ वापस केव के अंदर गया।
आखिरकार उन्होंने मॉरिस को क्रेविस में फंसा हुआ पाया। उसका चेहरा रॉक के साथ प्रेस्ड था। पॉल ने उसे काम रखने की कोशिश की। उसने अपनी बेल्ट मॉरिस की टांग के अराउंड लूप की और पुल किया, ये होप करते हुए कि शायद स्लिक स्टोन उसे फ्रीली स्लाइड कर दे। लेकिन बेल्ट टूट गई और मॉरिस का चेहरा वॉल से जोर से टकरा गया, जिससे एक डीप कट लग गया। सिचुएशन अपने कंट्रोल से बाहर देखकर पॉल ने प्रोफेशनल हेल्प के लिए कॉल किया। फायर चीफ पॉल कडेरा अपनी टीम के साथ पहुंचा। मेटल हुक्स का यूज करके एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, बट फेल्ड, क्योंकि जगह बहुत टाइट थी। गैप के अंदर ऑक्सीजन पाइप घुसा दिया गया और रोशनी के लिए लाइट्स लगाई गई। ड्रिलिंग कंसिडर हुई, लेकिन कोलैप्स के रिस्क की वजह से रिजेक्ट कर दी गई। डायनामाइट का तो ऑप्शन ही नहीं था। जैसे जैसे घंटे गुजरते गए, ट्रैप्ड बॉय की न्यूज नेशनल लेवल पर फैल गई। रेस्क्यूअर्स ने छोटे और फ्लेक्सिबल वॉलंटियर्स के लिए अपील की। नर्स एवेलिन पिंकी पिटीट, जो 5 फीट से थोड़ी ज्यादा लंबी थी, एक्रन से आई और केव के अंदर क्रॉल किया। उसने लगभग 3 घंटे मॉरिस के पास बिताए, उसे वार्म और अवेक रखा। बाद में एक्सपीरियंस्ड केव एक्सप्लोरर टेरी ब्राउन ने पुली सिस्टम सेट किया। रोप्स सिक्योर पॉइंट से बांधे गए और मल्टीपल लोगों ने कोऑर्डिनेटेड पुल्स किए, लेकिन मॉरिस सिर्फ कुछ इंच ही मूव हो पा रहा था। उसकी बॉडी स्वोलन, ब्रूज्ड और रॉक्स के बीच में टाइटली प्रेस हुई थी। अगली सुबह तक मॉरिस 24 घंटे से ज्यादा टाइम से फंसा हुआ था। उसको ना ही खाना मिला, ना ही पानी। कोल्ड टेम्परेचर्स ने कंडीशन और खराब कर दी। आखिरी ऑप्शन के तौर पर 17 साल के ईगल स्काउट माइकल यिड को लाया गया। वो छोटा, काम और उसे केविंग एक्सपीरियंस था। फाइनल प्लान रिस्की था। मॉरिस की बॉडी स्लिपरी ग्लिसरीन सॉल्यूशन से कोटेड की गई। सॉफ्ट रोप्स उसके एंकल्स, टोर्सो और अंडर आर्म्स के नीचे बांधी गई। येड क्रॉल करता हुआ अंदर गया, उसकी लेग्स तक पहुंचा और लूप सिक्योर किए और कमांड पर टीम ने पुल किया। मॉरिस थोड़ा मूव हुआ, फिर स्लिप कर गया, फिर रीसेट किया गया और दोबारा ट्राई किया। हर एफर्ट के साथ उन्होंने और इंचेस गेन किए। आखिरकार काफी फेल अटेम्प्ट्स के बाद रॉक ने ग्रिप छोड़ दी। मॉरिस फ्री हो गया। रेस्क्यूअर्स ने उसे ब्लैंकेट्स में लपेटा और उसको केव से बाहर ले गए। हॉस्पिटल में उसका एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन, डीप ब्रूजिंग और फेशियल लैसरेशन का ट्रीटमेंट हुआ। वो 24 घंटे से ज्यादा लाइमस्टोन क्रैक में स्टक रहने के बाद भी सर्वाइव कर गया। इसके बाद वाइल्ड कैट कैव परमानेंटली सील कर दी गई ताकि फर्दर इंसिडेंट्स ना हो। रुको रुको, जानता हूँ वीडियो छोटी है, लेकिन अगर तुम लोगों को इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो कमेंट्स में क्लियर बताओ। डिमांड होगी तो लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगा और जल्दी अपलोड करूंगा। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की जर्नी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो स्टे ट्यून।